सभी जिज्ञासु श्रोताओं का एक बार पुनः अभिनंदन। संधियां खूब करते हैं लोग, खूब करते हैं। तो संधि के, जैसा कि मैं हर बार कहता रहा हूं, 3 चरण हैं, जिसका एक चरण होता है संधि के सामान्य बात को समझना। जैसे हम लोगों ने संधि की परिभाषा ली, वो एक प्रश्न है, उसका उत्तर आना चाहिए। हमने संधि के विभेद लिए, वो एक प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हमें सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन 5 संधियों को हमने देखा था। अयादि संधि नहीं की थी शायद ना, अयादि बाकी है। तो 5 संधियां हैं, तो उन 5 संधियों में हम आज चर्चा करेंगे अयादि संधि की, और अयादि संधि के तुरंत बाद हम लेंगे क्लिष्ट संधियों को, हम लेंगे अपवाद संधियों को। इसके बाद आपकी जो संधि है, स्वर संधि, जिसे हम अच संधि कहते हैं, इसका पाठ पूरा हो जाएगा। और मैं कोई भी बात अपने पास नहीं रख रहा हूं, मैं स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा हूं। आज मैं खड़ा हूं आपके समक्ष, संधि की पूर्ण चर्चा आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो आप संधि देखेंगे, परीक्षक क्या करता है, कुछ तो सामान्य संधियां पूछता है, वो जो हमने इससे पहले चर्चा की है, और कुछ क्लिष्ट संधियां करता है जिसमें बच्चे लुढ़क जाते हैं, और कुछ अपवाद की बात भी पूछता है वो। जैसे इस बार कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चर की परीक्षा में एक पूछा था, स्वैर शब्द पूछा था। तो मैं देखता हूं उनकी जो तत्परता है, उनका जो रिसर्च है, उस तरह से होता है कि बच्चा जो है अपवाद का उत्तर ही नहीं दे पाता है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले को संस्कृत से ज्यादा रिश्ता है नहीं, और संस्कृत वालों का संबंध हिंदी से नहीं है। ये जो गैप है, इसका फायदा उठा के ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और सबका आधार वही है। मैं बार बार कहता हूँ, 351 आर्टिकल जो है ना, वो संधि चाहे हिंदी को संस्कृत से वो आर्टिकल जोड़ता है। तो आइए आज के हम पाठ में हम इन चीजों को लेंगे। एक तो हम ये लेने वाले हैं, 3 चीज लेने वाले हैं। अयादि संधि है ना, अयादि संधि, फिर हम लेंगे क्लिष्ट, फिर हम लेंगे अपवाद। ये आज का हमारा होने वाला है सेशन। तो देखिए, अयादि संधि के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक नियम लिखता हूं। इस नियम को सबसे पहले आप आत्मसात करें। मैं अपने नाम को यहाँ पे छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए, अयादि संधि में क्या होता है, अंतिम संधि है अयादि। ये देखिए, अयादि का जो नियम है वो ये है कि साहब हम ए के स्थान पर, इसके बाद ओ के स्थान पर, आई के स्थान पर और औ के स्थान पर हम कुछ वर्ण करते हैं। जैसे ए के स्थान पर हमारा होता है अय, ये ध्यान रखना है। ओ के स्थान पर हमारा होता है आ, अव, और आई के स्थान पर होता है आय, और औ के स्थान पर होता है आप। ये हमारा नियम है। यानी आप एक के स्थान पर अय करते हैं, ओ को अव करते हैं, आई को आय करते हैं, औ को आव करते हैं। ऐसा कब होता है, जब इधर स्वर हो, तो जब इधर स्वर हो तब हम ऐसा करते हैं। तो ये हमारा अयादि संधि का सामान्य नियम आपके सामने है। बहुत सरल है ये, इसको हम उदाहरण में समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है ने, धन, अन, ठीक है। हमने पहला उदाहरण लिया, ने, धन, अन। अब ये नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि भाई इन अक्षरों के स्थान पर ये अक्षर, ये शब्द युग्म हो जाते हैं यदि इधर स्वर हो तो। देखिए, नौ में ए है कि नहीं है, नौ में ए है, एक ओम बाहर निकाला हमने। इधर अन का जो अ है वो स्वर है, स्वर इधर है, ठीक है ना। तो अब एक के स्थान पर इसके अनुसार कर दीजिए अय। तो ये आप अय करेंगे तो बनेगा नौ, अय और अन। इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नौ,
न अ से मिला तो बना न, य अ से मिला तो बना य, और न यथावत लिखा हमने तो हमारा शब्द बन गया नयन। इस तरह से ये शब्द बनते हैं, नयन। अब मैं एक औ से लेता हूं, फिर बाकी उदाहरण लेंगे हम। पौधन अक है, पौधन अक। यहां भी पौ में कौन सा अक्षर है? पौ में छिपा हुआ अक्षर है औ, और आगे है अक। तो औ के स्थान पे आव करें, तो औ के स्थान पे, औ के स्थान पे जब आव करेंगे ना, तो हमारा जो अक्षरों की स्थिति होगी वो इस तरह की होगी, और इन सबको मिलाओगे आप तो बन जाएगा पावक। तो अयादी संधि क्लिष्ट भी है और अयादी संधि सरल भी है। मैंने भी कल जो परीक्षण किया था बच्चों का, तो लगभग आधे बच्चों का अयादी संधि गलत आया, पता नहीं क्यों आया लेकिन गलत आया। तो खैर जो भी बात होती है, रिसर्च बेस्ड हमारी बात सारी। गलत इसलिए आया क्योंकि जब आप जुड़ा हुआ शब्द देते हैं नयन, तो बच्चा शक पका जाता है कि यार नयन को कैसे तोड़े, तो तोड़ने में दिक्कत आती है। पावक दे दिया, वो उनको सोच ही नहीं पाते यार ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कैसे तोड़ेंगे, वो सोच नहीं पाते पौधन अक होगा। क्योंकि ऐसी ऐसी स्थिति अन्य शब्दों में भी, अन्य संधियों में भी है। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है, जब प्रैक्टिस करने लगते हो, और फिर एक सर्टेन पैटर्न इसका तोड़ने का, अयादी संधि को तोड़ने का सर्टेन पैटर्न है। यदि उस पैटर्न को आपने फॉलो कर लिया तो अयादी संधि आपके हस्तगत हो जाएगी, है ना। तो अयादी संधि के बारे में सामान्य नियम यही है, सामान्य नियम यही है। इसको हम विस्तार से और इसके अपवादों को लेंगे, वहां और कुछ बातें बताएंगे आपको। अभी एक बार देखेंगे कि भाई इसका नियम क्या बना। ए ओ आई औ के स्थान पर आय अब आय आव हो जाता है यदि आगे दाईं ओर स्वर हो तो। ये हमने दो उदाहरण लिए हैं। अब हम अगले चरण पे चलते हैं। अगले में आप पाएंगे कि हमारा जो ये देखिए, हमारे पास एक क्लिष्ट गुण संधि के उदाहरण हमारे पास है। इसको हम क्लिष्ट कह रहे हैं। क्लिष्ट इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भ्रम की स्थिति है। उदाहरण के लिए मैं आपको ही देता हूं, ये देखिए, राजन सब देता हूं मैं, आप बताइए। राजा धन इंद्र होगा नंबर एक, या राजधन इंद्र होगा। दूसरा हम ले रहे हैं, या फिर राजा धन इंद्र होगा, या मैं तीसरा ले रहा हूं, राजधन इंद्र होगा। तो ये एक विकल्प है, ये दो विकल्प है, ये तीन विकल्प है, ये चार विकल्प है। तो भ्रांति है कि नहीं, बताओ आप, भ्रांति है कि नहीं। यदि ये लाख रुपए का सवाल हो तो क्या आप छूटते ही किसी एक को बता सकोगे क्या? क्योंकि स्थिति क्या है, हमारा जो नियम है गुण संधि का वो ये है, अ प्लस ई बराबर ए बनता है। और यदि हम अ प्लस ई रखें तब भी ए बनता है। यदि आप आ धन ई रखें तभी ए बनता है। और यदि हम आ धन ई रखें तब भी ए बनता है। आप समझ रहे हो, एक नियम, दो नियम, तीन नियम और ये चार नियम। तो इस नियमानुसार तो सारे सही होने चाहिए। इस नियम के अनुसार, यही चार नियम है गुण संधि के, इसके अनुसार तो सारे सही होने चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ पे आपको यही एडवांस बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हम विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द मूल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूल और सार्थक होने चाहिए। मूल शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रातिपदिक होने चाहिए। संस्कृत में से प्रातिपदिक कहते हैं, और जो उधर वाला शब्द है उसको भी प्रातिपदिक होना चाहिए। मैंने क्या कहा, संधि विच्छेद में हमें मूल शब्द चाहिए।
अब मूल शब्द तो हिंदी का शब्द है, ये मूल शब्द चाहिए हमें। इसका जो असली शब्द है, व्याकरण का शब्द है, वो है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक होने चाहिए। तो मूल को व्याकरण की भाषा में प्रातिपदिक कहते हैं, तो प्रातिपदिक होना चाहिए। अब प्रातिपदिक क्या होता है भाई? तो प्रातिपदिक मूल शब्द होता है। चूंकि प्रातिपदिक मूल शब्द होने चाहिए, इसीलिए आपका जो विच्छेद है चारों, इनमें से ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ ये तो सही है, ये वाला सही है। राजा ने क्या, मैंने राजा शब्द, राजा, राधन, इन्हा ई करना था मुझे यहाँ पे। तो देखिए ये जो शब्द है ना, ये आपका गलत हो गया, ये गलत है। तो सही कौन सा है? सही ये वाला है, राजधन इंद्र। अब कहोगे साहब ये ऐसे कैसे पता चलेगा? बस पता ऐसे ही चलेगा, पढ़ के पता चलेगा, है ना, पढ़ के पता चलेगा। मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूं। देखिए ये जो राज शब्द है ना, राज शब्द वास्तव में राजन शब्द इसका मूल शब्द है। राजन, नौ का लोप हो जाता है और राज से हम डीलिंग करते हैं, तो नौ का लोप होने के बाद राज बच जाता है। यही राज शब्द मूल शब्द है। जब कभी संधि विच्छेद करो आप, खबरदार आप इनमें से किसी को सही मत मानो, दो को छोड़ के। आपको दो को ही शुद्ध बताना है। ऐसे इस कंसेप्ट पर बहुत सारी संधियां हैं, इसलिए हमने इसको क्लिष्ट कहा। क्लिष्ट का मतलब इसके पीछे कुछ संप्रत्यय है, इसके पीछे कुछ अवधारणा है। उस अवधारणा को जान जाएंगे तो आप जो गंदी किताबें हैं, जो अशुद्ध किताबें हैं, मेरे को आश्चर्य होता है लोग बाग जब हिंदी जानते नहीं है तो हिंदी पे लिखते क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता। और लिखते इसलिए हैं कि जो अध्ययनशील जो लोग हैं, अध्येता हैं, वो जानते नहीं बेचारे। अब मैं सुबह बात कर रहा था, उदयपुर की एक लड़की है, वो पुस्तक लेके बैठ गई और कह रही थी सर ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा भाई ये कौन सी किताब बोल रही हो आप, इसको हटाओ, ये कचरा किताब है, फेंक दो, दूध फेंक दो उसको। हम जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन आपको वैसे ही पढ़ो आप। तो तब उसकी आत्मा को तसल्ली मिली। बाकी वो इतनी भ्रांतियों से ग्रस्त हो गई थी। बहुत टैलेंटेड लड़की है, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं यदि आपको कोई भ्रांत करने वाला कोई अध्यापक मिल जाए, भ्रांत करने वाली कोई पुस्तक मिल जाए, तो आप गए काम से। इसलिए इस अंधकार भरी दुनिया में भाषा संस्थान बहुत बड़ा उजाला लेके आया है, केवल उसके लिए जिसमें थोड़ी समझ है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसकी खुद समझ नहीं है वो तो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 99% लोगों को असफल होना है, 1% को सफल होना है। तो मैं चाहूंगा कि आप 1% बने, हमसे जुड़े, एकदम तथ्यात्मक प्रामाणिक चर्चा, प्रामाणिक बात, बिंदी भर की गलती नहीं। देखिए मानवीय गलती वो अलग बात है, आप तथ्य न जानने की वजह से, सिद्धांत न जानने की वजह से आप कोई गलत बात बता रहे हैं तो गलत होती है। तो आपको वैसी गलती हमारे पास बिल्कुल नहीं मिलेगी। आइए इससे जुड़िए और देखिए कि कैसे क्लिष्ट संधियों को किया जाता है। हमने क्या बताया? राजधन इंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूल शब्द को हम विच्छेद के रूप में लिखते हैं। जब कभी भी कोई शब्द तोड़ोगे आप तो मूल 2-5 करोगे, पता चल जाएगा आपको। हम दूसरे शब्द पे आते हैं। देखिए पूर्वान्न, पूर्वान्ह के बारे में तो सत्यानाश हो रखा है पूरे हिंदी जगत में। इसमें शब्द है पूर्व और अहन, ये इसका विच्छेद है। अब आपको लगेगा यार भाई आप कैसे कह रहे हो पूर्वान्ह, ये ण किस तरह से है? तो वास्तव में ण जो है ना वो इस तरह से है। ण का असली रूप ये है। जब ण का असली रूप ये है तो वह हलंत न पे क्यों गया? यही तो इसकी क्लिष्टता है, यही तो इसका टेढ़ापन है। तो आपको टेढ़ापन ध्यान रखना है। अब फिर से मैं अपनी बात पे आता हूं। हमने राजधन इंद्र क्यों किया? क्योंकि राजन जो शब्द है, राज जो शब्द है वो प्रातिपदिक है। इस तरह से पूर्व शब्द प्रातिपदिक है। हम सब जानते हैं पूर्व एक शब्द होता है और अहन शब्द एक प्रातिपदिक है। अहन का मतलब होता है दिवस। अहन का क्या मतलब होता है? दिवस। तो अहन भी प्रातिपदिक है, पूर्व भी प्रातिपदिक है। दोनों प्रातिपदिक को हम तोड़ेंगे तो अहन को इस रूप में लिखेंगे हम, न के रूप में, हलन के रूप में। समझे?
आवानो कैसे लिखेंगे? इस रूप में लिखेंगे। अब क्या चर्चा, अब बनते समय ऐसा क्यों हो जाता है? ये तो असल में और अ के बीच में दीर्घ होता है, आप जानते हो, अ को मिला के दीर्घ करते हैं, ये हो गया दीर्घ। पूर्वाहन, ये बन गया आपका एक काम। और ऐसा नियम है, जब कभी, मेरे हाथों को देखिए आप, जब कभी आहन वाले शब्द, आहन आहन जिससे जुड़ता है उसका हलंत अंदर चला आता है। देखिए जब आहन जुड़ा तो उसका जो हलन था नौ वाला वो अंदर चला आया, ह पे आ गया, इसलिए शुद्ध लिखा गया ये पूर्वान। मैं इस पूर्वान को एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक से दोनों तरफ से लिख देता हूं। यहाँ देखिए पूर्वान जो है ना, वो भी जो लिखा वो भी सही नहीं, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। मैं इसको एक और तरह से लिखता हूं, ये देखिए ये भी लिखने का एक तरीका है। तो ये जो पूर्वान्न है इसका हमने विच्छेद ये किया। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे ये शब्द लिखा जाता है, बोला जाता है, कैसे उसको देखना है। तो हमने पहले संधि कर दी, एक काम किया हमने। एक काम क्या किया? एक काम ये किया कि हमने दीर्घ किया दोनों के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करेंगे, इस रॉ की वजह से, ऐसा नियम है, नियम ये है, री रॉ शॉ यदि पहले होता है तो ये जो नौ है ना, ये नौ बन जाता है। ऐसा सामान्य नियम है, एक बहुत ही सामान्य नियम है। व्यंजन संधि इसकी चर्चा होगी। तो देखिए यहाँ पे रॉ है ना, रॉ ने नौ को ण कर दिया। पहले तो हम, पहला चरण तो ये हो गया। दूसरे चरण में हमने हलंत को शिफ्ट करके अंदर किया। मैंने क्या बोला था, आहन के साथ जब हम काम करते हैं, जब शब्द जुड़ता है तो नौ हलंत अंदर आ जाता है, हलंत अंदर आ जाता है, नौ अंदर नहीं आता है, हलंत अंदर आता है। जब टूटता है, टूटने तो हाथ अलग हो रहा है ना, जब टूटता है तो हलंत बाहर आ जाता है। जब टूटा तो हलंत बाहर आ गया, जब जुड़ेगा तो हलंत अंदर जाएगा। ये देखिए अंदर डालिए इसको, ये अंदर आ गया हलंत, ठीक है। और जैसे ही अंदर आया, जैसे ही अंदर आया, फिर इस नियम से इस रॉ को नौ, इस रॉ ने नौ को नौ कर दिया। तो क्या बन गया? तीसरा चरण, तीसरे चरण बन गया पूर्वाह्न। ये बन गया आपका पूर्वाह्न। बताओ, इतनी सारी बातें हैं, लोग बाग यूं ही इसको निकाल देते हैं। और क्योंकि इसमें देखो 3 नियम लग रहे हैं। पहला नियम क्या है? दीर्घ संधि होना। दूसरा नियम क्या है? हलंत का अंदर आना, क्योंकि हलंत, आहन वाला हलंत अंदर घुसाता है। ऐसा आहन के साथ ही होता है, औरों के साथ नहीं होता। और चौथा नियम ये है, तीसरा नियम कह सकते हो आप, ये है कि आपका जो रीरा सौ यदि दिखाई दे इधर बाईं ओर, तो नौ जो है नौ बन जाता है। तो इधर देखो दिखाई दे रहा है री रॉ, रॉ की वजह से नौ को नौ कर दिया हमने। कहीं भी रॉ पहले है, आगे कहीं भी यदि नल वाला नौ होगा तो नौ बन जाते हैं। हर जगह का नियम है। आप लाइए, आपको नहीं मिलेगा कोई भी शब्द, यदि मिलता है तो कोई न कोई कारण होगा। तो उसमें 2-3 बातें हैं। अणत्व वाली बात हम व्यंजन संधि में करेंगे। अभी सामान्य रूप से ये सीखना है आपको कि रॉ की वजह से जो है ना, नौ जो है नौ बन गया, तो हमारा पूर्वाह्न बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्वाह्न में कितनी कारीगरी थी, देखा कितनी सूक्ष्मता है। और पूर्वाह्न में पूछ दे परीक्षक तो क्या कोई बच्चा इसको शुद्ध करेगा? कोई नहीं करने वाला है। संस्कृत वाला बच्चा भी नहीं जानता इस चीज को, क्योंकि इतनी उपस्थिति विषयों की बहुत कम बच्चों के पास होती है। तो अब हम आते हैं अपराह्न पे, है ना। तो अपराह्न में भी लगभग वैसी ही बात है जो इसमें है। तो अपराह्न को भी ले लेते हैं। देखिए हम इसको, सबको जो चीजें हैं यहाँ पे हटा देता हूं मैं, और मैं अपराह्न को लेता हूं। देखिए अपराह्न में क्या करेंगे हम, अपराह्न में हम क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। अपर धन आहन, यहां भी वही सिद्धांत है, अपर धन आहन। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि ऐसा नियम है। आहन वाला जो शब्द होगा वो जब टूटेगा तो हलंत बाहर जाएगा, अब जुड़ेगा तो हलंत अंदर आएगा। अब देखिए इसमें रॉ है, रॉ नौ को नौ करेगा, ये ऐसे था। दूसरे चरण में ये अ और अ मिलके आ हो गया, तो क्या बना? अपराहन बना, अपराहन बना। और अगले चरण में हलंत अंदर घुसाया,
तो बना अप, हलंत अंदर आ गया, अपराह्न बना। और फिर अगले चरण में रॉ के कारण नौकोड़ा कर दिया, तो क्या बना? तो बन गया आपका अपराह्न। ये बन गया अपराह्न, ऐसे बना। अब फिर आप कहोगे किताबों में ऐसा, तो किताबें तो गलत है भाई, आप उठा के देख लो किताब, सारी किताबें गलत है। सारी किताबों में इस तरह का प्रमाद होया हुआ है, सब में एकदम अशुद्धि का लेखन किया गया है। तो हम यहाँ किताब शुद्ध करने नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हम यहाँ किसी किताब को शुद्ध करने, किसी की मूर्खता को हम शुद्ध करने नहीं बैठे हैं। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो जो शुद्ध करना चाहता है, वो टॉप होना चाहता है, ये मैंने पहले ही कहा था। और विषयों को छोड़ो, आप हिंदी में यदि प्रथम स्थान हासिल करना है, हिंदी में यदि पूरे के पूरे सही करने हैं, तो आप चुपचाप मेरे से जुड़ जाओ। पूरे 100% की बात कर रहा हूं मैं। 100% करने के लिए भाषा संस्थान है, और काम चलाने के लिए आपके दूसरे संस्थान है, ठीक है ना। तो अपराह्न इस तरह से सही होगा। अगला लेता हूं मैं, यथेच्छ। यथेच्छ की क्या प्रकृति है? ऐसा नियम है, यथा धन इच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए वही बात आ गई सामने। क्या वो बात ये थी कि जब आप तोड़ते हो तो सार्थक दो शब्द आते हैं, तो जो प्रातिपदिक होते हैं, तो यथा एक अव्यय है, प्रातिपदिक है, इच्छा एक मूल शब्द है, आकारांत शब्द है। तो इच्छा जब जुड़ता है तो आका अ हो जाता है, समास नियम के कारण ऐसा है। बाकी जब तोड़ोगे तो ऐसा बनेगा। शुभेच्छु देखिए, शुभेच्छुक भी लिखते हैं कई लोग, है ना। तो शुभ धन इच्छु, शुभ धन इच्छु, ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे कई लोग शुभेच्छुक लिखते हैं, मैं आपका शुभेच्छुक हूं। तो शुभेच्छुक नाम का कोई शब्द होता नहीं है, ध्यान रखिए, ये शब्द होता ही नहीं है। शुभेच्छु शब्द होता, शुभ धन इच्छु में ज्यादा कोई क्लिष्टता नहीं है। इसके बाद अगला ले रहा हूं मैं, शरद ऋतु। पहले ग्रीष्म ऋतु ले लेता हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु लेता हूं मैं पहले, इसे देखिए आप। मैं बीच वाली जगह पे इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, आप पीछे जाके और एक बार पुनः इन सबको देख सकते हैं। देखिए, हम लेने जा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु को। तो आपको पता ही है ग्रीष्म ऋतु क्या होगा? ग्रीष्म धन ऋतु होगा, ग्रीष्म धन ऋतु, ये हो जाएगा विच्छेद। इसमें कोई कारीगरी नहीं है, ये मैंने आपको भ्रांत करने के लिए ये लिखा है। ग्रीष्म धन ऋतु, भ्रांति की कोई बात नहीं, ग्रीष्म धन ऋतु होता है, इस तरह से होता है। लेकिन जब शरद ऋतु को मिलाएंगे, अब हमारा अगला है शरद ऋतु, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर का 6 नंबर देखिए आप, 6 नंबर देखिए, शरद ऋतु। बच्चे पता है क्या बनाएंगे? बच्चे सरदर्तु बनाएंगे, जबकि सरदर्तु का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि दो हलंत है ना, दो हलंत होने का देखिए, और री मिलके अर होता है। तो शरद ऋतु में जब जाते हैं हम, तो दो में अ है क्या? दो में अ तो है नहीं। जब दो में अ नहीं है, ऋतु का री नहीं है, तो अ री मिलकर अर क्यों होगा? नहीं होगा। री मिल जाएगा दो से, तो बनेगा शरद ऋतु। ये वाला गलत है, ये सही है। इसलिए मैंने इसको कंसेप्ट बेस्ट और क्लिष्ट कहा था। इससे हमने अभी लिया जो शब्द, वो सारे के सारे शब्द गुण संधि से संबद्ध थे। अब हम आते हैं अगले क्लिष्ट संधि पर, जो हमारे 5 संधि है उनमें से क्लिष्ट पे आते हैं। ये देखिए, अगला तीसरा है दीर्घापवाद ले लेते हैं। दीर्घापवाद में क्या होता है देखिए, दीर्घापवाद में इसका विच्छेद होगा मूषलधन धार, मूषलधन धार। अब प्रश्न उठता है, इसे अपवाद क्यों कहा? भाई अपवाद इसलिए कहा क्योंकि अ और अ मिलके आ होता है, या फिर आ मिलके आ होता है, या फिर आ मिलके आ होता है, या फिर अ मिलके आ होता है। हमारे 4 नियम है अ वाले, मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, देखिए अ
है ना, आ, इधर भी या तो अ होगा या आ होगा, तब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तब दोनों मिलके आ बनाते हैं। ये हमारा नियम है। देख रहे हैं नियम लागू हो रहा है क्या इसमें? यहाँ मूसल में लॉ में तो आ है, लेकिन धार में आ कुछ भी नहीं है, फिर भी दीर्घ हो रहा है, इसलिए से कहा जाता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जहां नियम न लगे फिर भी काम हो रहा हो, ऐसे स्थल को अपवाद स्थल कहते हैं। ये अपवाद हो गया, इसलिए इसको हम प्रश्न के रूप में पूछते हैं। बच्चे सामान्यतः पता है क्या बनाएंगे? बच्चे बनाएंगे मूसल, मूसल धन आधार, ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आधार शब्द का कोई संगति बैठ नहीं रही है। जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा होने में जो मोटी मोटी धाराएं नीचे गिरती हैं, उस मोटी धारा को मूसल कहा गया। मूसल कैसे प्रहार करता है उखल के ऊपर, अनाज कूटने में काम आने वाला जो मूसल है, तो उस मूसल की तरह जब तीव्र धार वर्षे वर्षात में, उसे कहते हैं मूसलधार। तो यहाँ पे धार शब्द सार्थक है, आधार शब्द सार्थक नहीं है। आधार क्या होता है? मूसल की तरह आधार क्या है? कुछ नहीं है भाई। मूसल ऐसे रख करके, मूसल को ऐसे हम क्षैतिज रख के थोड़ी ना कुछ काम करते हैं। मूसल तो ऐसे रहता है, लंबवत रहता है, और फिर वो धार की तरह काम करता है, वो बरसता है धरती पे, तब हम उसे मूसलधार कहते हैं। तो आधार यदि करोगे तो मूसल को ऐसे कर दिया आपने, मूसल का आधार। मूसल आधार थोड़ी है भाई, आधार। इसलिए आधार शब्द वाला जो विच्छेद होगा वो गलत हो जाएगा। और ये जो है सही इसलिए हुआ क्योंकि अपवाद है ये, इसलिए अपवाद कहा गया इसको। ऐसे अष्टावक्र देखिए, अष्ट, अष्ट शब्द ही होता है। यहाँ भी वही बात हो गई, यहाँ पे कोई औ तो है, आगे और नहीं है, फिर भी दीर्घ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अष्टादेश हो जाता है, इसलिए होता है, ये अपवाद है। इसी तरह से दीनानाथ देखेंगे, दीन धन नाथ होगा। दीन धन क्या होगा? नाथ होगा। यदि कोई दीन धन अनाथ लिख रहा है तो भगवान को वो अपशब्द कह रहा है। दीन धन अनाथ का क्या मतलब हुआ? भगवान को वो अपशब्द कह रहा है। भगवान दीनों के अनाथ है, संगति नहीं बैठ रही शब्द की अर्थ की। अनाथ लिखोगे तो संगति नहीं बैठेगी, और यदि नाथ लिखते हो तो संगति ये बैठती है, दीनों के नाथ, जो दीनहीन है उनके स्वामी कौन है? भगवान है। उनकी देखरेख कौन करता है? भगवान करते हैं। इस तरह से ये दीनानाथ जो परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। विश्वामित्र, विश्व के मित्र, विश्वधन मित्र। यहाँ भी सामान्य बच्चा क्या करेगा? विश्वामित्र में आ देखेगा, वो क्या करेगा? विश्वधन, विश्वधन अमित्र करना चाहेगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप? आपको बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। भगवान विश्वामित्र जो थे परमर्षि थे, वो क्या विश्व के शत्रु थे? नहीं, वो तो इतने परमार्थी जीव थे जिन्होंने राम जी को सारी विद्याओं की शिक्षा देके राम जी को परमात्मा पद पे अधिष्ठापित किया था। उन्होंने सारी योग्यताएं डाली थी और पूरे राक्षसों का वध अपनी देखरेख में कराया था। विश्वामित्र जी ने उनका विवाह कराया था। तो लोकोपकार के लिए जिन्होंने इतने काम किए हों, उसको हम विश्व का अमित्र कैसे कहेंगे? विश्व के अमित्र नहीं थे, विश्व के मित्र थे वो। लोकोपकारी ऋषि थे वो। इसलिए ऐसा नहीं हो कि क्या होगा? विश्वधन मित्र होगा। अपवाद है ये। अपंग इसी तरह से होगा, अपधन अंग, अपधन अंग। ऐसे शकंदु होगा, शकधन अंधु, है ना। ऐसे करकंदु होगा, कर्कधन अंधु, कर्कधन अंधु। मनीषा बड़ा खास है, अक्सर आता रहता है शब्द। मनस धन ईशा, क्या करेंगे? मनस धन ईशा। यद्यपि ये पररूप का उदाहरण है। संस्कृत में संधि होती है पररूप, उससे क्या है कि अस भाग की टी संज्ञा होती है, फिर उसका पररूप होकर के मनीषा बनता है। लेकिन हिंदी में स्वीकृत नहीं किया गया, इसे अपवाद में डाल देते हैं, मनस धन ईशा, मनस के ईशा। और फिलोसॉफी में आओगे आप, मनस यानी बुद्धि, मूल शब्द मनस है। मनस यानी बुद्धि, और ईश का मतलब होता है स्वामी, मालिक। तो बुद्धि जो है ना, वो मन का मालिक होता है। आप देखेंगे इंद्रियां
कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इसके बाद मन, मन के बाद बुद्धि का स्थान आता है। बुद्धि जो है वो मन का स्वामी होता है। इसलिए मनस धन ईसा में हम मनीषा ऐसा विच्छेद करेंगे। कुछ लोग इस प्रयोग में, कुछ लोग ज्यादा डेढ़ होशियार लोग हैं ना, उनकी कमी नहीं भारत में, वो हिंदी पढ़ाने सारे, मुझे लगता है सारे ज्यादा विद्वान जो है ना हिंदी पढ़ाने में आ गए हैं सबके सब। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मन धन ईसा, मन धन ईसा, ऐसा करते हैं वो, है ना। मैंने कहा जितने भी खास चुनिंदा विद्वान है ना वो सब हिंदी पढ़ाने में लग गए हैं। वो मन धन ईशा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब संधि विच्छेद का नियम है प्रातिपदिक होना मूल रूप से, तो ये मन कोई प्रातिपदिक है क्या? उनको ये भी नहीं पता। मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी, ये प्रथमा का द्वितीय का रूप है। ये प्रातिपदिक नहीं है। मूल शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। मूल शब्द मनस है। जब मूल शब्द मनस है तो मूल शब्द आएगा विच्छेद में, मन कैसे आएगा? लेकिन चला रखा है, धंधा चला रखा है। कोई लॉजिक को, बुद्धि को, मतलब उन्होंने ताला बंद कर रखा है। कोई चर्चा करनी नहीं है, किसी माननीय का सम्मान करना नहीं है। यदि उनके अज्ञान को दूर करने वाला है तो वो उनका शत्रु मान बैठते हैं। तो ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण अवधारणा फैली हुई है। सारे जो हिंदी वाले लोग हैं वो मना ईशा को बना के चल रहे हैं। ये महा गलत है, पूरा सिद्धांत के विरुद्ध है। मनस धन ईसा सही है। मेरे पास लॉजिक है, कोई जवाब दे। हमारा लॉजिक ये है, जब हम विच्छेद करते हैं तो मूल शब्द लिखते हैं, प्रातिपदिक शब्द लिखते हैं। तो प्रातिपदिक मनस है और ईशा है, इसलिए। और वैसे भी ये परसवर्ण का उदाहरण है, पररूप का उदाहरण है, सॉरी, पररूप का उदाहरण है ये। तो पररूप का उदाहरण होने के कारण हमने उसको संधि में नहीं मान के अपवाद में माना है। तो ये मनसधन ईसा हमने लिया, ये सारे प्रयोग हमने लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अपवाद के रूप थे। अपवाद और भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार हमने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, टाइम फ्रेम के अनुसार इन सारी बातों को बताई है मैंने आपको। अगले पे हम आते हैं। अगला हमारा है गुणापवाद। गुण के अपवाद है ये। देखिए गुण अपवाद कैसे हैं? प्रधन ओढ़ होना चाहिए। कायदे से क्या होना चाहिए था? प्रधन ओढ़ होगा तभी तो प्रौढ़ बनेगा। औ मिलके औ होगा। वृद्धि संधि पढ़ी हो आपने तो, औ मिलके औ होता है। लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ये गलत है। तो क्या होगा? तो ये होगा प्रधन ऊढ़। प्रधन ऊढ़ होगा, ये सही रूप है। आपको रट्टा मार लो, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको रट लेना चाहिए। सामान्य नियम पहले सीख लीजिए, उसके प्रयोग 50% आएंगे, और फिर इसके बाद इन नियमों को रट लीजिए, इसके प्रयोग 50% आएंगे। तो 50 वो 50 ये आप 100% सही उत्तर दे सकेंगे। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा आगे। यहाँ भी वही बात है, प्रधन ऊढ़ी, प्रधन ऊढ़ी, है ना। प्रौढ़ी माने होता है मैच्योरिटी। प्रौढ़ माने होता है मैच्योर। प्रौढ़ विशेषण शब्द है और प्रौढ़ी भाववाचक शब्द है। प्रौढ़ी यानी प्रौढ़ता, विद्वत्ता, समझदारी भरा जो भाव है वो प्रौढ़ी कहलाता है। स्वैर इस बार कॉलेज लेक्चरर में आया था, स्वधन ईर होगा, है ना, स्वधन ईर होगा, अपवाद है ये। स्वधन ईरिणी होगा, है ना, स्वधन ईरिणी होगा ये। कमलार्ण में कंबल धन, कंबल धन ऋण होगा, ठीक है ना। और दशार्ण में दस धन ऋण होगा। प्रार्षति में प्रधन ऋक्षति होगा। अब देखो इसके लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ है, हम नहीं जाएंगे शास्त्रार्थ में। रट्टा मार लो, लिखाओ एग्जाम में। इसमें रट्टा तो देखो मारना ही पड़ता है, एक लेवल पे आने के बाद रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो रट्टा मारो, काम करो। अक्षधन ऊहिणी है, इसका होगा, है ना। इसको बता दूं, अक्षोणी को बार बार आता रहता है एग्जाम में ये, तो आप इसे याद रखो। ये देखिए अक्षोणी को मैं लूंगा, इसका विच्छेद होगा, ये देखिए अक्ष धन ऊहिनी, 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 इसका
हमने जितने भी गुण संधि के अपवाद थे उसकी हमने चर्चा की है। एक दो इधर उधर हो सकते हैं, बाकी अधिकतर यही परीक्षा में आते रहते हैं और हमारा काम हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं वृद्धि के अपवादों में। वृद्धि का अपवाद भी बड़ा जोरदार है। ये देखिए, इसका जो विच्छेद है ना, वो है दंत धन ओष्ठ। क्या है? दंत धन ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ है ये। अब होना ये चाहिए था अ और ओ मिलके औ होकर के दंतोष्ठ बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? दंतोष्ठ। तो संस्कृत में तो दंतोष्ठ भी एक रूप बनता है, लेकिन हिंदी में हम इस शब्द को मान्यता न देके इस शब्द को मान्यता देते, इसलिए हम इसको अपवाद का रूप लेके चल रहे हैं। अपवाद के रूप में दंतोष्ठ का दंत धन ओष्ठ बनता है। हमें ये याद रखना है और यही प्रयोग में लेना है ना? तो ये जो दंतोष्ठ है वो नहीं बनेगा, ओष्ठ वाला बनेगा। तो ये आपका ये याद रखिए। अधरोष्ठ में भी वही होगा, अधर धन ओष्ठ। वृद्धि होनी चाहिए थी, वृद्धि नहीं हो रही है, अधरोष्ठ बनेगा। बिंबोष्ठ में बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ। रक्तोष्ठ में रक्त धन ओष्ठ। वृद्धि संधि के जो अपवाद थे ना, वो सारे अपवाद आपके सामने आ गए। शुद्ध ओदन, शुद्ध धन ओदन, शुद्ध धन ओदन, ये अपवाद आपके सारे के सारे अपवाद हमने आपके सामने रख दिए हैं। दंत्योष्ठ भी हो सकता है, तो ये हम लिखेंगे दंत्य धन ओष्ठ्य। आप इसे याद कर लीजिए, आपका काम हो गया। एक बार फिर से सामान्य से 50-60% बातें पूछी जाती है और अपवादों से 40 से 50% बात पूछी जाती है। जिनके पास दोनों तैयार है वो संधि में पूरे नंबर लाता है। जिन्होंने केवल सामान्य नियम सीखा हुआ है तो 50 नंबर लाके ही उनको रुक जाना पड़ता है, और जो 50 लाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सफल होने के लिए हमें 80 to 90% तक जाना होगा। तो वो चीज हम तब कर पाएंगे जब आप अपवादों को भी जानेंगे। अगला देखिए, अगला है अयादि के अपवाद। अब आप जानते हो हमारा नियम क्या है अयादि का। देखिए, हमारा नियम ये है अयादि का, एक के स्थान पर, आई के स्थान पर, ओ के स्थान पर और औ के ही स्थान पर हमारे आदेश होते हैं। एक होता है अय आदेश, एक होता है आय आदेश। ठीक है? एक होता है अव आदेश और एक होता है आव आदेश। ये कब होता है? जब इधर स्वर हो तो। ये हमारा नियम है, ये हमारा सामान्य नियम है इसका। अब देखिए, गोधन, जैसे देखिए भोधन अन है तो यहां तो नीम लगेगा। और देखिए दई धन अक है, यह नियम लगेगा, क्योंकि आई है, भौ में ओ है, ओ को अव करेंगे। देखिए भौ में जो ओ है ना उसको हमने कर दिया अब कर दिया और अन से जोड़ दिया, तो क्या बना? ये बन गया भवन। क्या बना? भवन। ये बन गया। ऐसे ही दई धन अक है, ये आपका नीम लग गया आय वाला, ये आय वाला नीम लग गया। आई के स्थान पे आय हुआ तो क्या बना? द आय अक, मिला दिया तो क्या बन गया? दायक। है ना? इसी तरह से आप देखेंगे इसका विच्छेद है गोधन य। ये अपवाद क्यों? पहले इसको देखो आप। अपवाद इसलिए है ये क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि इधर स्वर होना चाहिए। ओ को अब तब करते हैं, ओ को अब तब करते हैं जब स्वर उस तरफ हो। तो देखिए यहाँ पे स्वर कहाँ है? ये तो य आ गया, यह है, फिर भी जो है आवादेश हो रहा है। देखिए ग में ओ है, ओ के बाद य है, इस ओ को अब हो गया तो क्या बना? ग अब य। अरे भाई आपने अब कैसे कर दिया? क्योंकि आगे स्वर तो है ही नहीं। वही मेरा कहना था, ये अपवाद है इसलिए स्वर की अपेक्षा नहीं रखता ये।
इसे स्वर नहीं चाहिए तो करेगा काम। और ऐसे कितने स्थल है? यही 5, 7, 10 स्थल है जहां पे अयादि संधि हो जाती है और इस स्थल को हम अपवाद के रूप में जानते हैं। तो देखिए बन गया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गव्य। तो ऐसे समझना है। गव्युति में भी वही बात है, गोधन, गोधन युति, ढाई कोश को गव्युति कहते हैं। गवाग्र इसका होगा गोधन अग्र, विच्छेद देखो आप, गोधन अग्र। गवाक्षु कहते हैं गोधन अक्षी, गोधन अक्षी। गवेंद्र को बोलेंगे गोधन इंद्र। हव्य को बोलेंगे होधन य। हव्य को क्या कहेंगे? हव्य को हम लेंगे होधन, होधन य। शब्द को लेंगे शोधन य। श्रु धातु है, गुण होकर के ओ हो गया शोधन य। श्राव्य है, इसमें आप देखेंगे श्रव होगा। क्या होगा? श्रव धनिया। आव करेंगे तो श्राव्य बन जाएगा। तो इनके सबके उदाहरण आपको रट्टा मारना है। गवाक्ष आपको टेढ़ा लगेगा तो वास्तव में गोधन अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख, गाय के समान आंख। जो गवाक्ष यानी जो झरोखे होते हैं ना पुराने भवनों में, हवा के आने जाने के लिए जो जगह छोड़ी जाती थी, छोटी सी खिड़की बनाई जाती थी और उसमें पत्थरों में छेद करके उसमें फंसाया जाता था, उसको हम गवाक्ष कहते थे। तो गोधन अक्षी, गायों के आंख के समान जिसमें छेद हो, गाय की आंख जैसी उसमें छेद छोटी छोटी दिखाई देती हो, उसको हम गवाक्ष कहते थे। तो अक्षी शब्द आंखवाचक है, गो शब्द गायवाचक है। गाय की आंखों के तरह, आंखों की तरह। तो गोधन अक्षी में जो है अक्षी शब्द आंखवाचक है। लेकिन संधि की खासियत है, बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसमें हम जब दोनों को जोड़ते हैं, समास है वास्तव में, जोड़ते हैं तो छी के ई को अ हो जाता है, अकारांत बन जाता है, इसलिए गवाक्ष शब्द बनता है। तो ये इसलिए अपवाद है। देखो यही तो अपवाद की सुंदरता है। ये अपवाद इसलिए है कि बड़ा अटपटापन है सब में। आगे स्वर है नहीं, बावजूद इसके आप अयादि अय अब आय आव कर रहे हैं। अच्छा, अक्षी को आप अक्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो काम कर रहे हैं वो सारे अटपटे से काम हो रहे हैं, इसलिए इसे अपवाद कहा गया है। तो ये आपने देखा अभी कि कैसे हम इन सब चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो इसमें मैं एक बार फिर से सारी बातों पे रिवीजन कर दूं। एक बार देखिए, हमारे पास जो शब्द हैं, हमारे पास जो संधियां हैं, एक अयादि संधि थी। अयादि संधि का सामान्य नियम ये बताया था हमने। फिर इसके बाद हम क्लिष्ट पे आए। क्लिष्ट पे हमने ये बताने की कोशिश की कि देखो भाई, ये जो शब्द है ना, ये लगता साधारण शब्द है पर सब में टेढ़ापन है। कैसे टेढ़ापन है सबको बता रखा हमने कि यहाँ पे टेढ़ापन ये है कि राजा नहीं होगा, है ना, ये राजा नहीं होगा, ये राजा नहीं होगा, राज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत आता है। सिद्धांत क्या आता है? प्रातिपदिक शब्द का आता, मूल शब्द होने चाहिए, इसलिए राज धन इंद्र होगा। पूर्वान्ह में मैंने नौणा की बात बताई और मैंने ये भी सिद्धांत बताया पूर्वान्ह में, पूर्व धन अहन, जब तोड़ोगे तो पूर्व धन अहन, हलंत गया इस तरफ, अंत में जब जोड़ोगे तो हलंत घुसाया ह के ऊपर, और पूर्व में जो र है, र की वजह से नौकोड़ा हो गया। ये मैंने बताया आपको, पूर्वान्ह और अपराह्न दोनों में बताया। यथेच्छ में आ जो है जब लिखते हो तो ये इच्छा लिखा जाएगा, जब जोड़ देंगे तो आ का लोप हो जाएगा। शुभेच्छुक कोई शब्द नहीं होता, शुभेच्छु शब्द होता है, ये बताया हमने। शरद ऋतु में हमने ये बताया कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की तरह, ग्रीष्म ऋतु में तो ऐसा होता है, देखिए र इसके ऊपर है, लेकिन शरद ऋतु में र इसके ऊपर आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? ग्रीष्म में म में अ है, शरद में द में अ नहीं है, इसलिए ऐसा होगा।
इस तरह से शब्द बनते हैं, बताया मैंने। अगले चरण बताऊं मैं आपको, तो वो ये है अगला चरण कि जो आपके दीर्घ वाले शब्द हैं, दीर्घापवाद वाले, वो इस तरह से हैं। कहीं भी दीर्घ की उपस्थिति नहीं है, कहीं भी अ ई नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके दीर्घ हो रहा है, इसलिए हम इसको अपवाद के रूप में ले रहे हैं। मूसलाधार, अष्टावक्र, दीनानाथ, विश्वामित्र, अपंग, शकंधु, करकंधु, है ना, दशार्ण, है ना, कुछ शब्द और भी थे, दीर्घापवाद भी थे। चलो, तो ये चीजें ली हमने। फिर इसके बाद हम आपको लेना चाह रहे थे, फिर हमने इसको लिया, हम अक्षर उहिनी सारे हमने इसको बताए कि ये कैसे गुणापवाद है, क्यों है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, बात तो कुछ और है, काम कुछ हो रहा है, गुणापवाद है। वृद्धि अपवाद में क्या हो रहा, होना तो होनी तो चाहिए वृद्धि, वह वृद्धि हो नहीं रही है, इस तरह का शब्द बन रहा है ना। तो इस तरह से फिर हम आगे आए, हमने पाया अयादि का अपवाद। अयादि में क्या हो रहा है, ये सारे स्थल ऐसे हैं जहां पे अयादि संधि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो रही है। अयादि संधि तो स्वर परे हो तब होती है, यहाँ कहाँ स्वर परे, देखो युति में स्वर परे नहीं है, गोग्र में स्वर परे है, गोग्र में स्वर परे तो है, लेकिन इसका शब्द कुछ और बन रहा है। इसका शब्द जो है ना, यदि हम अयादि संधि का सामान्य माने, हम इसको बता देता हूं मैं आपको, देखो इसको समझो आप, क्योंकि समझ यदि गए ना तो लंबे समय तक याद रहेगा, और नहीं समझा है तो अभी पढ़ा कल भूल जाओगे आप। इसमें अपवाद, इसमें हमने क्यों कहा, इसमें हमने क्यों कहा कि अपवाद है, हमने इसलिए अपवाद कहा। इसमें देखिए, गोधन अग्र है, तो गौ में जो ओ है ना, और आगे अग्र है, देखना ध्यान से देखो आप, तो ओ के स्थान पे अव कर दिए, चलो अ आगे, ओ के स्थान पे अव कर दिया, तो क्या बना, ग, अव और अग्र बना। इन सबको मिला के देखना क्या बनता है, इन सबको मिलाओगे तो बनेगा गवग्र। क्या बन गया, गवग्र। तो गवग्र शब्द है क्या, देखना, गवग्र तो नहीं, गवाग्र है, इसलिए हमने इसको अपवाद कहा। कुछ तो कुछ गड़बड़ी जहां है, नियमानुसार काम नहीं हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम अपवाद कहते हैं। तो ये रहा हमारे आज का पाठ। आज वाले पाठ से, अकेले आज के पाठ से आप स्वर संधि के 50% प्रश्नों को कर सकेंगे। मैं आज अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं, और अगली कक्षाओं में और कुछ खास लेके, विशिष्ट लेके उपस्थित होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 100%। बहुत बहुत धन्यवाद।